हेलो एवरीवन, यू मोस्ट वेलकम ऑन एकलव्य ऑनलाइन क्लासेस। और देखो अभी अपन बात कर रहे हैं चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट क्लास 12th, है ना। और यहाँ अपन डिस्कस कर चुके हैं कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज का जो बिहेवियर है वो कैसा होता है ना, सर्किट के साथ में ना। और लास्ट लेक्चर में अपन ने बात की थी कि बिहेवियर ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट विथ आरएल सर्किट। आज अपन बात कर रहे हैं बिहेवियर ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट विथ आरसी सर्किट। जैसा कि आपको नाम से अपीयर हो रहा है कि यहाँ पे अब की बार सर्किट में दो एलिमेंट होंगे, एक तो रजिस्टर होगा, एक क्या होगा, कैपेसिटर, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका अपन डायग्राम बनाते हैं इसका अपन कि ये मान लो रजिस्टेंस है आर और यहाँ पर एक मान लो ये है कैपेसिटर, मान लो सी। एक मान लिया कैपेसिटर, इसका जो कैपेसिटेंस है वो कितना मान लिया अपन ने, सी मान लिया। अब इन दोनों एलिमेंट को सीरीज में जोड़ के एक वोल्टेज में प्रोवाइड कर रहा हूं और ये वोल्टेज जो है दैट इज टाइप ऑफ एसी वोल्टेज। और इस एसी वोल्टेज का जो इक्वेशन होता है वो होगा E = E0 sin ओमेगा टी। ठीक है, ये आपका सर्किट है। अभी अपन यहाँ पर अब ये ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं कि इस एसी वोल्टेज को, है ना, मान लो कुछ करंट बनेगा यहाँ पर। अब ये करंट जब बनेगा तो इस सर्किट जो है जो आर और सी है, दोनों एलिमेंट वो मिलके कंबाइनली कितना अपोज करेंगे। हालांकि यदि प्योर आर होता तो उसको अपन क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। यदि प्योर सी होता तो उसका नाम क्या होता है, रिएक्टेंस। बट अभी अपन बात कर रहे हैं कि दोनों है, आर भी है और सी भी है, तो दोनों एलिमेंट मिलके इस एसी करंट को, जो करंट बनने वाला सर्किट में, उस एसी करंट को कितना अपोज करेंगे, कितना रजिस्ट करेंगे, वो अपन निकालेंगे ना इसमें। और बाकी अपन ये देखेंगे कि करंट जो है वो किस फेज में है ना, क्योंकि अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ में प्रॉब्लम क्या होती है कि इनमें फेज का डिफरेंस भी होता है ना, ये अपन ने बात कर रखी है। तो जो फेज का डिफरेंस है वो कितना होगा, जो नेट रेजिस्टेंस है या नेट अपोजिशन है वो आपको निकालना पड़ेगा। और लास्ट में अपन ट्राई करेंगे कि करंट का जो इक्वेशन कितना आएगा, करंट का इक्वेशन क्या बनेगा आपका, ठीक है ना। ये अपन बातें करने वाले हैं इसमें ना। अब ये जो सर्किट है, जो चैप्टर है आज वाला, वो लास्ट वाले वीडियोस के या लास्ट वाले लेक्चर के ना बिल्कुल सिमिलर है। जैसा अपन ने आरएल में किया था वही काम आरसी के अंदर भी होगा। तो यदि आपको आरएल सर्किट आपको अच्छे से आता है यदि, तो उस केस में आरसी आपके लिए आसान रहेगा, ठीक है ना। देखो इसमें आप पहली बार देखो, जो बातें मैंने आपको वहां पर कही थी वो बातें यहाँ पे रिपीट होगी, बहुत सारी बातें यहाँ पे रिपीट होगी सेम टू सेम। जैसे मान लो कि अपन एक काम करें कि करंट मान लो आई फ्लो हो रहा है सर्किट में, किसी इंस्टेंट पे मान लो करंट कितना है, आई है मान लो, है ना। तो देखो दोनों एलिमेंट किस में है, दोनों एलिमेंट सीरीज में है, तो जो करंट आई इसमें फ्लो करेगा वही करंट आपका आई यहां पर भी फ्लो करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बात कर रहा हूं कॉमन चीज की कि दोनों में कॉमन क्या है, दोनों का करंट क्या होगा, सेम होगा, बिकॉज बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, दैट्स वाई आई सेम होगा। अच्छा, अब बात करने वाला हूं मैं कि ओनली रेजिस्टेंस के बारे में, है ना, कि रेजिस्टेंस का जो पोटेंशियल ड्रॉप है ना, वो मान लो कितना है, VR है। क्योंकि इस एसी वोल्टेज का, इस E का कुछ पार्ट यहां ड्रॉप होगा, कुछ पार्ट यहां ड्रॉप होगा, है ना। तो मान लो कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, VR है ना। यहाँ पे जो R है वो स्टैंड करता है रेजिस्टेंस के लिए। और जो कैपेसिटर का जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो मान लो कितना है, VC है। और एक बात आपको मैंने पहले भी कही थी कि अल्टरनेटिंग चैप्टर के अंदर, इस चैप्टर के अंदर E = VR + VC नहीं होता है। ये फंडा ओनली कहां काम में आता है, डीसी के टाइम पर, डायरेक्ट करंट के टाइम पर। बट ये अल्टरनेटिंग करंट है, यहां पर फेज का डिफरेंस है, फेज में यहां पे वेरिएशन है, तो यहां पर ये लिखना सही नहीं रहेगा, है ना। बट यहां पर देखो अपन क्या लिखेंगे, अपन एक बात तो अपन श्योर है कि यहां पर अपन ये करते हैं कि जो आपका E आएगा वो आएगा यहां पर VR + VC वेक्टरली, कि जितना पोटेंशियल ड्रॉप VR R पे हो रहा है और जितना कैपेसिटर के ऊपर हो रहा है, उन दोनों का वेक्टर सम होगा प्रोवाइडेड पोटेंशियल के बराबर, मतलब कि बैटरी के वोल्टेज के बराबर। तो जो E वेक्टर है दैट विल बी इक्वल टू VR + VC। अभी एक और बात अपन यहां पे करते हैं कि इस वाले का जो पोटेंशियल डिफरेंस है रेजिस्टेंस के लिए ओनली VR, वो I के साथ में किस फेज में है, या अपन बात करें कि करंट में और VR में एंगल कितना है। तो ये आप याद करो फर्स्ट सर्किट कि प्योर R में आपको लिखवा रखा है कि करंट और जो वोल्टेज है सेम फेज में होते हैं। तो यदि अपन ने करंट को इस फेज में मान लिया, इस एंगल पे मान लिया, तो VR भी आपका इसी एंगल पे आएगा। ये बात पहली बात तो ये,
अब जैसे आपने यहाँ आर के लिए बात की है, वैसे ही आप बात करो सी के लिए फॉर कैपेसिटर। अब आपको पता है कि कैपेसिटर में, प्योर कैपेसिटर में करंट जो होता है वो वोल्टेज से π/2 रेडियन आगे होता है। ये आपको आना चाहिए, पहले वाली थ्योरी है ना, कि प्योर सी में तो यहां पर अपन बोलेंगे कि जो आपका VC होगा वो करंट से पीछे होगा, मतलब कि करंट आगे है तो डेफिनेटली वोल्टेज क्या होगा, आपका पीछे होगा। तो ये आ गया इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कि I और VR दोनों सेम फेज में हैं, तो उनको मैंने एक ही एंगल पर ड्रॉ कर दिया, सेम एंगल के ऊपर। और जो I और VC है उनमें फेज का डिफरेंस है π/2 का, तो ये अपन ने कर लिया। अच्छा, अब देखो इसका अपन एक काम करते हैं, दोनों साइड में आप इसका मोड ले, आप मोड मैग्नीट्यूड यहां पर भी और यहां पर भी, है ना। तो यहां बन जाएगा आपका E इक्वल टू, या E का मोड इक्वल टू, ये हो जाएगा VR का स्क्वायर। ये बात पहले कर रखी है अपन ने कि A प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होता है, रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कोस थीटा। तो उस फॉर्मूले से इसको मैं ओपन कर रहा हूं, VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर प्लस 2VR VC कोस थीटा, और यहां पर रूट भी आएगा, तो ये लो रूट ऊपर। ये आ गया इसका फर्दर, है ना, एक्सपेंशन, रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस समथिंग ये। अभी अपन बात करते हैं एंगल के बारे में। अब बताओ कि ये जो एंगल यहां पर आ रहा है फॉर्मूले के अंदर, वो बेसिकली एंगल है VR और VC के बीच का। उस एंगल को जानने के लिए आप डायग्राम देखो आप कि VR यदि x की ओर है तो VC कहां पर है, y की ओर है, देख पा रहे हो आप। तो VR में और VC में जो एंगल है ना, वो 90 है, तो यहां पे कितना आएगा, cos 90 आएगा। और cos 90 कितना होता है, 0 होता है, तो दिस कंप्लीट टर्म बिकम 0। तो जो E वेक्टर है या आपका जो E का मैग्नीट्यूड है वो आपका आ जाएगा VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर के बराबर। बिल्कुल डिट्टो एज इट इज, यही काम अपन ने पहले भी किया था RL के अंदर, आज RC के अंदर कर रहे हैं, है ना। इसीलिए कुछ बच्चे जो है, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, वो खुद ही कर लेते हैं इसको, अपने आप अपने हिसाब से कर लेते हैं, है ना। फिर भी आप देखो कि यदि आपको ये समझ में अच्छे से आ जाएगा ना, तो लास्ट वाला भी आपको समझ में आ जाएगा आराम से। आगे देखो आप इसमें, अब आप इस VR को लिखो, आप VR को लिखो। देखो VR है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ रेजिस्टेंस, और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, I इंटू R, है ना। ओम्स लॉ ने कहा था, उसके अकॉर्डिंग ये होता है कि V इक्वल टू होता है आपका I इंटू R, मतलब कि रेजिस्टेंस, I इंटू रेजिस्टेंस। अब VR को लिखेंगे तो VR का मतलब कि I इंटू R, मतलब कि I इंटू R। ये R रेजिस्टेंस है और ये I करंट है, उसका स्क्वायर भी होगा यहाँ पर, नो डाउट होगा, ठीक है। प्लस अब VC है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कैपेसिटर, अब ये भी क्या होगा, I इंटू R होगा। बट ये आपको मैंने पहले बोल दिया बहुत बार पहले भी कि कैपेसिटर वाले केस में अपन रेजिस्टेंस को R से नहीं दिखाते हैं अपन कभी भी, है ना। इन केस ऑफ कैपेसिटर रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन R काम में नहीं लेते, उसके लिए काम में लेते हैं अपन XC, रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC। हालांकि इसका जो बेसिक मीनिंग है वो तो वही होता है कि जैसे जितना ये अपोज कर रहा है करंट को, उसको अपन R बोलते हैं, तो जितना ये अपोज करेगा करंट को, जितना ये अपोज करेगा उसको अपन XC बोलते हैं। तो यहां पे आएगा I इंटू XC, एंड हियर XC इज बेसिकली अपोजिशन, मतलब कि रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये है ना। ये बात पहले कर रखी है अपन ने कि रेजिस्टेंस के केस में जो करंट का अपोजिशन होता है उसको अपन R से लिखते हैं, इन केस ऑफ इंडक्टर उसको अपन XL से लिखते हैं, और इन केस ऑफ कैपेसिटर उसको अपन XC से लिखते हैं, अपन C से, और इनका नाम होता है रिएक्टेंस, है ना। अच्छा, आगे मूव करो आप, तो E इक्वल टू आ जाएगा, देखो यहाँ पर I स्क्वायर आएगा, यहाँ पर भी I स्क्वायर आएगा, उसको आप कॉमन निकालोगे तो बाहर I बन के बाहर आएगा, और जो अंदर फंस जाएगा इसमें वो रह जाएगा R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। ये इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है। E इक्वल टू आ गया I इंटू रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। अब इस वाले इक्वेशन को आप अगेन ओम्स लॉ से कंपेयर करके यहां से आप ये निकाल सकते हो कि दोनों एलिमेंट मिलके इस सर्किट को, करंट को कितना अपोज कर रहे हैं, कितना रजिस्ट कर रहे हैं, है ना। क्योंकि जैसे आपने पढ़ा होगा, यदि आपने बहुत ध्यान से पढ़ा है ना, तो बेसिकली ये होता है कि E ऑफ बैटरी, मतलब कि सोर्स, इक्वल टू होता है I ऑफ बैटरी इंटू में R इक्विवेलेंट।
ये एक फॉर्मूला होता है सर्किट के लिए या बैटरी के लिए कि वोल्टेज ऑफ बैटरी है तो ओम्स लॉ ही है, V इक्वल टू आई आर ही है। बट बात करें अपन नेट सर्किट के लिए, सोर्स के लिए, तो E ऑफ बैटरी होता है I ऑफ बैटरी इंटू आर इक्विवेलेंट। अब इस इक्वेशन को आप उससे कंपेयर करो आप, ये क्या है आपका E, ये E आपका बैटरी का सोर्स है, बैटरी वोल्टेज है, तो ठीक है, तो यहां पर सही है अपनी जगह पर। ये I जो है वो सर्किट का करंट है, करंट कितना पास हो रहा है बैटरी से, बैटरी करंट ही है तो I मान लिया। मतलब कि जो ये I के इनटू में आ रहा है, ये टर्म जो है वो इस R इक्विवेलेंट के बराबर है। और R इक्विवेलेंट क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की फाइनल कितना रेजिस्टेंस ये ऑफर कर रहा है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो इसको अपन यहां से कंपेयर करेंगे, है ना। तो नाउ कंपेयरिंग विथ ओम्स लॉ, विथ ओम्स लॉ, जो R इक्विवेलेंट है, नेट रेजिस्टेंस, दोनों मिलके, दोनों एलिमेंट मिलके कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं, तो वो आपका यहां से आ जाएगा रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्ससी स्क्वायर। तो यदि सर्किट में आपके पास में दो एलिमेंट हो, एक रेजिस्टेंस हो, एक कैपेसिटर हो, तो दोनों मिलके कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे, वो होता है रूट ऑफ समथिंग, ये आर स्क्वायर प्लस एक्ससी का स्क्वायर। अब ये एक्ससी है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, है ना। अच्छा, बट एक और चीज कि यहां पे इस सर्किट में अपन इस आर इक्विवेलेंट को इससे शो नहीं करते हैं अपन, इसका जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ना, वो Z होता है, Z, ये पहले ही बात कर रखी है अपन ने। और Z होता है इंपीडेंस। दोबारा बोल रहा हूं कि ये है अपोजिशन ही, बट इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो कन्वेंशन बना रखे हैं अपन ने, वो Z होता है, और Z होगा आपका इंपीडेंस, इंपीडेंस। अब ये वर्ड तो पहले भी काम में आया था, बट वो आपका इंपीडेंस था सर्किट RL के लिए, और ये वाला आपका है सर्किट RC के लिए। तो इंपीडेंस ऑफ RC सर्किट, ये फॉर्मूला आप याद कर ले, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर 2 मान लो इसको आप। तो यदि आपके सर्किट में दो एलिमेंट हो, एक RB हो, एक CB हो, उस टाइम पे दोनों कंबाइनली कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे, उसके लिए आप फॉर्मूला याद रखें, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। और इसको अपन यहां बोलते हैं इंपीडेंस ऑफ RC सर्किट, है ना। इसको आप नोट कर ले एक बार के लिए, एंड वी विल मूव फर्दर। व्हाट हैपन, ठीक है। चलो देखो इसमें अब तक अपन ने बात कर ली कि जो रेजिस्टेंस जो है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, जिसको अपन इंपीडेंस बोलते हैं यहां पर, वो अपना आ गया रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्ससी स्क्वायर। हियर एक्ससी इज इक्वल टू C1/C ओमेगा। ये आपको आता होगा पहले से भी कि एक्ससी का वैल्यू कितना होता है, 1/C ओमेगा। ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड C इज कैपेसिटेंस, ठीक है ना। ओके, आगे देखो इसमें आप। अब आगे की चीजें निकालने के लिए अपन एक काम कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू ड्रॉ फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम, है ना। आगे के जो पैरामीटर्स है वो आपको यहीं से मिलेंगे। तो जो नेक्स्ट अपना हेडिंग रहेगा वो है फेजर डायग्राम ऑफ RC सर्किट, है ना। अब देखो फेजर क्या होता है, फेजर एक ऐसा सिस्टम होता है जिसपे अपन करंट और वोल्टेज दोनों को शो करते हैं हमेशा, ठीक है। ये लो भाई। अच्छा, अभी मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी कि जो चीज कॉमन है, जो चीज, जो प्रॉपर्टी दोनों में कॉमन है, पहले आप उसको लिखो आप फेजर के ऊपर। तो देखो करंट दोनों में कॉमन है, तो मान लो कि करंट इस फेज में है ना, और ये करंट का जो फेज है दैट इज नॉट ओमेगा टी, क्योंकि ओमेगा टी फेज में कौन है, वोल्टेज है। अभी मैंने करंट को ड्रॉ किया है, तो इसको आपको यहाँ पे कुछ भी शो नहीं करना, आपको आई मान लो इसको आप। अब बताओ कि आपने यदि कॉमन चीज आपने ड्रॉ कर ली कि आई मान लो इस एंगल पर है, ये करंट का, सर्किट का करंट ना, ये सर्किट में करंट है आई। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग इसको कंपेयर करते हुए लिखो आप कि VR कहां से होगा, VR। अब देखो I और VR तो क्या होते हैं, सेम फेज में होते हैं। तो यदि आपका I इस वेक्टर पे दिखाया आपने, तो VR भी यहीं पे आएगा, बिकॉज बोथ आर इन सेम फेज, तो ये VR आ गया, है ना। और इसके बाद में आप लिखो कि VC कितना होगा, लिखो कि VC कितना होगा। तो VC होता है करंट से π/2 पीछे, π/2 पीछे। तो यदि करंट को आपने यहां ड्रॉ किया है, तो जो VC है वो यहां आएगा, और ये जो आपको एंगल दिख रहा है दैट इज एग्जैक्टली π/2 रेडियन, π/2 का है, ठीक है। ये अपना आ गया VR और VC का रिजल्टेंट आ गया ये वाला। अच्छा,
स्टार्टिंग आपने कहां से की थी कि जो ई वेक्टर होता है वो होगा वी आर वैक्टर प्लस वी सी वैक्टर, मतलब कि इन दोनों का वेक्टर सम ई के बराबर होता है, मतलब कि इन दोनों का वेक्टर एडिशन। तो ये आपका आएगा, लेट सपोज यहां मान लो आप, यहां मान लो आप, है ना, ये मान लो कि ये आ गया आपका ई वेक्टर आ गया, ई वेक्टर। थोड़ा इसको यहां तक ले जाऊं ना, ये ठीक है, ये लो। तो ये आपका आएगा ई वेक्टर, है ना, पता होगा ना आपको। जैसे मान लो एक पी वेक्टर यहां पर है, क्यू वेक्टर मान लो यहां पर है, देन देयर रिजल्टेंट विल बी इन मिडवे, है ना, यहां से यहां कहीं ना कहीं होगा। तो ई वी आर और वी सी का जो रिजल्टेंट है वो ई है, तो ई वेक्टर जो होगा आपका कहना बीच में आएगा यहां पर, तो इसको मैंने यहां दिखा दिया आपको, ठीक है। अब देखो कि अब अपन देखो इतना यदि आपने कर लिया ना, तो आगे अपन यहां से क्या अपन यहां से ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो देखो आप इसमें आगे इसके बाद में बताओ कि ये है आई है सर्किट में करंट, अल्टरनेटिंग करंट, और ई है सोर्स की वोल्टेज, बैटरी वोल्टेज। तो बताओ कि इस आरसी सर्किट में कौन आगे है। देख पा रहे हो आप फेजर से, डायग्राम से, कि जो करंट है दैट इज, है ना, लीडिंग, करंट आपका आगे है कंपैरेटिवली वोल्टेज। और कितना आगे है, तो इसको आप मान लो कि ये मान लो फाई आगे है। अब ये एंगल निकालना पड़ेगा आपको, है ना, कि फेज का डिफरेंस कितना होगा। अब फेज के डिफरेंस को निकालने के लिए लास्ट टाइम पर प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी मैंने बात की थी कि अपन ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे यहां पर, है ना। अब देखो वी आर और वी सी का जो वेक्टर एडिशन वो कौन है, ई है। तो इस वी सी को मैं उठा के यहां ले आऊं तो कोई दिक्कत नहीं है, इस आई को मैं यहां लिख दूं एक बार के लिए, ठीक है, ऑलराइट। और वी सी मैंने यहां लगा दिया, ये लो वी सी, ये बोथ आर पैरेलल वेक्टर, इसको मैं यहां से यहां ले आया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब आपका मेन टारगेट है कि फेज का डिफरेंस क्या होगा, कि आरसी सर्किट में करंट जो है, नेट करंट जो है वो सोर्स की वोल्टेज से कितना आगे पीछे होगा। तो पहला पॉइंट तो यहां अपने को ये मालूम पड़ रहा है कि आरसी सर्किट में करंट आगे होता है, वोल्टेज पीछे होती है कुछ एंगल से। अब ये एंगल क्या मान लिया आपने, फाई मान लिया। तो अब इसको निकालते हैं अपन कि फाई कितना होगा। तो टेन फाई निकालो आप। टेन फाई होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस पी अपॉन बी, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है तो बिल्कुल ही आसान वाला, कि टेन फाई होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आप इस ट्राइंगल को ऑब्जर्व करो कि इस ट्राइंगल में ये जो एंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल है, और ये आपका फाई एंगल है। अब फाई के सामने का साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर, इसका नाम क्या होगा, हाइपोटेनियस, और ये बनेगा आपका बेस, इसका नाम क्या पड़ेगा आपका, बेस। तो टेन फाई आपका आ जाएगा पी अपॉन बी। अब पी का वैल्यू क्या है, यहां पर पी है वीसी के बराबर और बी है वी आर के बराबर, वी आर के बराबर, ये लो भाई वीसी अपॉन वी आर, है ना। और वीसी को अपन लिखे आराम से अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो वीसी आपका बनेगा आई इंटू एक्स सी, ये अभी अपन लिखा था थोड़ी देर पहले, और वी आर आएगा आपका आई इंटू आर। अब ये आई दोनों में कॉमन था, कटे गए तो जो टेन फाई है ना, या फाई बोल दो आप, फेज का डिफरेंस कितना आ गया, तो फाई आपका आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स सी अपॉन आर, इतना वैल्यू का जो है फेज का डिफरेंस होगा। और इसमें जो करंट है दैट इज लीडिंग विथ एंगल फाई, है ना, देन वोल्टेज, ये लो भाई, ठीक है। तो आरसी सर्किट में कौन आगे होता है, करंट या वोल्टेज, तो आपका आंसर रहेगा कि सर करंट आगे होता है। देख लो आप डायग्राम के ऊपर। अब कितना आगे होगा, तो वो डिपेंड करता है एक्सी और आर की वैल्यूज के ऊपर, है ना। अपन यहां से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको वैल्यूज गिवन होगी, अपन निकाल लेंगे इस चीज को। तो ये सेकंड पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट आपका ये था कि इंपेडेंस क्या होता है या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, इतना आया था। और सेकंड पॉइंट है रिगार्डिंग टू फेज, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, न्यूमेरिकल्स आपके यहीं से बनते हैं, इसको आप नोट कर ले एक बार के लिए, है ना। और ये भी आप लिख लेना कि इन आरसी सर्किट करंट इज लीडिंग विथ वोल्टेज, है ना, विथ एंगल फाई, एंड दैट फाई इज गिवन लाइक दिस फॉर्मूला टेन इनवर्स एक्स सी अपॉन आर। अब यदि क्वेश्चन में आपको एक्स सी मतलब कि रिएक्टेंस डायरेक्टली गिवन है तो कोई दिक्कत नहीं है, मजा आ गया आपको, है ना, उसको अपन यहां पुट कर लेंगे आराम से। बट यदि आपको एक्स सी गिवन नहीं हो और आपको सी गिवन हो, फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों को डाउट ये भी रहता है कि सर सी और एक्स सी अलग अलग है क्या। हाँ अलग अलग है, ये सी है कैपेसिटेंस और एक्स सी है रिएक्टेंस, कि जो कैपेसिटर जो है कितना अपोज कर रहा है वो एक्स सी है ना। नोट करें इसको आप, यदि आपने बहुत ध्यान से पढ़ा इस चैप्टर को तो मजा आएगा आपको, वरना ये काफी कंफ्यूजिंग चैप्टर है ना, काफी कंफ्यूजिंग चैप्टर है वाला, इतना आसान नहीं है, ठीक है। अच्छा देखो एक और बात अपन यहां पर कर सकते हैं,
हालांकि ये आपके साथ अब की बार है नहीं ये चीजें। एक थर्ड पॉइंट आता है, पहला पॉइंट आ गया किसका, इम्पीडेंस का, दूसरा पॉइंट आया फेज का, थर्ड पॉइंट आएगा आपका पावर फैक्टर का। पावर फैक्टर कि ये भी एक टर्म होती है पावर फैक्टर सर्किट की। और पावर फैक्टर का जो फॉर्मूला है, भले सर्किट भले कोई सा भी हो, प्योर आर हो या प्योर एल हो या प्योर सी वाला हो या आर एल हो या आर सी हो, हर किसी सर्किट में पावर फैक्टर का जो कॉमन फॉर्मूला है वो होता है कोस फाई। और यहां पर फाई होता है आपका फेज एंगल, फेज का डिफरेंस। यहां पर फाई क्या होता है, फेज एंगल होता है, फेज डिफरेंस। करेक्ट है। अभी चलो अभी इसकी अपनी बातें नहीं की थी, तो थोड़ी बातें मैं इसके बारे में करता हूं आपके लिए ना। बताओ कि प्योर आर सर्किट में, प्योर रेजिस्टेंसिव सर्किट में पावर फैक्टर कितना होगा। अब आप याद करो कि प्योर आर में फाई का वैल्यू होता है 0, तो आप फाई यहां 0 रखो, आप कोस 0 कितना बनेगा आपका 1 बनेगा। मतलब कि प्योर आर सर्किट के लिए पावर फैक्टर होता है 1 के बराबर। कितना होता है 1। अच्छा, इसके बाद में प्योर एल में, प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर एल सर्किट, तो प्योर एल में फाई कितना होता है π/2। याद कर लो आप अच्छे से ना आराम से। तो कोस π/2 कितना बनेगा 0 बनेगा। तो प्योर आर के लिए जो पावर फैक्टर वो 0 बन जाएगा। प्योर सी की बात करें तो अगेन देयर वाज द डिफरेंस ऑफ फेज वाज π/2, सो अगेन दिस विल बी इक्वल टू 0, है ना। और अब बात कर रहे हैं अपन आर एल के बारे में, है ना, और यहां बात करेंगे आर सी के बारे में। तो आर सी में आपको निकालना है कि पावर फैक्टर क्या होगा कोस फाई। अब इस कोस फाई को भी आप निकाल लो ट्राइंगल से ही, क्योंकि कोस फाई क्या होता है, कोस फाई होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये सिंपल से जो रेशियो वाले फॉर्मूले हैं वो आपको आते होंगे कि कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब चेक करो कि बेस कितना है इसका, इसका बेस है वी आर के बराबर। एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर, सबसे जो बड़ी साइड है उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, और जो बच गई उसका नाम क्या होता है बेस। तो इस एंगल के अकॉर्डिंग ये बनेगा बेस। तो बेस को अपन बोल रखा है अपने वी आर एंड जो हाइपोटेनियस है वो आपका है ई के बराबर। तो इसका वैल्यू इतना आ गया, और ये तो क्या है आपका पावर फैक्टर है। तो जो पावर फैक्टर का फॉर्मूला आ गया यहां पर इस सर्किट के लिए वो आ गया वी आर अपॉन ई। यदि आप इसको आगे एक्सपेंड करना चाह रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वी आर को लिखो आप अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो वी आर बनेगा आपका आई इंटू आर, और ये ई है, ये ई बैटरी वोल्टेज है, और बैटरी वोल्टेज को लिखो आप अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो ये बनेगा आई इंटू आर, बट बैटरी के लिए आर को अपन क्या बोलते हैं, जेड बोलते हैं अपन। तो यहां आएगा आई इंटू जेड। अभी आपको यहां लिखवाया था कि ई बैटरी इक्वल टू आई बैटरी इंटू आर इक्वलेंट, एंड जो आर इक्वलेंट होता है यहां पर उसको अपन जेड बोलते हैं। तो ई बैटरी क्या आएगा आई इंटू जेड, वही मैंने यहां पे लिखा है कि ई इक्वल टू कितना आई इंटू जेड। इससे ये कटेगा, तो एक और फॉर्मूला क्या आ गया R/Z। तो जो पावर फैक्टर है वो आपका आएगा R/Z, और Z को आप चाहो तो ऐसे लिख लो आप √(r² + XL²। ये लो भाई। तो ये एक और जो कॉन्सेप्ट है वो अपन ने सीख लिया कि पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर क्या होता है ना। तो पावर फैक्टर इज नथिंग दैट इज सिंपली cos फाई, एंड दिस विल डिपेंड ऑन टाइप ऑफ सर्किट, कि सबके लिए अलग अलग होगा ये, है ना। अभी बात मैं इसकी कर रहा हूं तो R/Z आ जाएगा, R/ यहाँ पे XC आएगा, सॉरी XC। ओके, इसको आप नोट करिए। और जो लास्ट पॉइंट है वो देखो आप, इसका 3 पॉइंट अपन ने पढ़ लिए, है ना, रिगार्डिंग टू RC, कि एक तो जो नेट रेजिस्टेंस है वो कितना होगा, जिसको अपन इंपीडेंस बोलते हैं, और उसका सिंबल क्या होता है यहाँ पर Z होता है। जो सेकंड पॉइंट है कि फेज का डिफरेंस क्या होगा, मतलब कि फाई, वो अपन ने निकाल लिया यहाँ से। थर्ड पॉइंट है पावर फैक्टर के बारे में, और वो इतना आ गया। और अभी आपको ये है ना, आपको एहसास हो रहा होगा इस चीज का कि ये जो फेजर डायग्राम है काफी इंपॉर्टेंट है ना। देखो ये भी अपना जो आंसर आ रहा है वो किससे आ रहा है, फेजर से ही आ रहा है। जो अपने लास्ट वाला अपना आंसर आया था फेज वाला, वो भी कहां से आपका आया था, फेजर से आया था। तो फेजर डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है ना। अब फटाफट से जो लास्ट टर्म है वो देखते हैं अपन। लास्ट टर्म आपको ही बोल रहा है इसमें, जल्दी से करते हैं इसको ना, कि करंट का इक्वेशन। फोर्थ पॉइंट है करंट इक्वेशन, कि सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है उसका भी टाइप क्या होगा, अल्टरनेटिंग ही होगा। तो उस करंट का इक्वेशन क्या होगा। तो पहले अपन बात कर रहे हैं कि व्हाट विल बी जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन तो करंट आई जो होगा वो होगा, ओ माय गॉड,